नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। तो आज बात करेंगे विजयनगर, बहमनी साम्राज्य और कुछ उत्तरी साम्राज्यों के बारे में जो उस टाइम के होंगे, लगभग 1500-1600 के आसपास। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखा, रानी दुर्गावती ने एमपी मतलब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात की जा रही है। मध्य प्रदेश तो किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो रानी दुर्गावती का संबंध है गोंड, बोल सकते हैं गोंड ट्राइब से संबंध है इनका। और गोंड आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन में भारत में, जैसे कुछ बोल सकते हैं ट्राइब से जिनकी सबसे ज़्यादा आबादी भील हो गई, गोंड हो गई, संथाल हो गई। तो ये मेजॉरिटी में पाए जाते हैं भारत में ट्राइब्स के मामले में, अगर जनजातियों के मामले में तो ये आपका गोंडवाना वाला क्षेत्र। ठीक है ना। तो लिखा, रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के गोंडवाना राज्य पर शासन किया था। 1542 में उन्होंने गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह के सबसे बड़े बेटे दलपत शाह से शादी की थी। चंदेल और राजगोंद राजवंश इस विवाह के कारण जुड़े हुए थे। शेरशाह सूरी के मुस्लिम आक्रमण के समय कीरत राय में गोंडों की मदद पाने का यह परिणाम है। अच्छा, उस समय जो शासक थे शेरशाह सूरी, आप जानते हैं 1540 में जब आपका बोल सकते हैं कन्नौज का युद्ध होता है, कन्नौज का युद्ध होता है, तो उसी वहीं पर देखने को मिलता है कि शेरशाह सूरी किसको हरा देते हैं, हुमायूं को हरा देते हैं। और वहाँ पर थोड़ा सा बोल सकते हैं 15 साल के लिए मुगल वंश हट जाता है दिल्ली से, और सूरवंश की स्थापना हो जाती है। हालांकि शेरशाह सूरी ज़्यादा समय तक नहीं नहीं रहे, मतलब वो 45 तक ही शासन कर पाते हैं, क्योंकि युद्ध में काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं क्षति पहुँचती उन्हें। कहा जाता है कि शायद से बारूद फट गया था उनके हाथ में, या कुछ बोला जाता है उनके आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा चोटिल हो गए थे। और 1545 तक ही शासन कर पाते हैं, 5 साल। लिखा हुआ आगे, उन्होंने 1545 में एक बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम था वीर नारायण। 1550 में दलपत शाह की मृत्यु हो गई और वीर नारायण की कम उम्र के कारण दुर्गावती ने गोंड साम्राज्य की लगाम ली। दीवान बेहतर अदहर सिमा और मंत्री मान ठाकुर ने पलटन की सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से देखभाल करने में रानी की मदद की थी। रानी ने सिंहगढ़ के किले के स्थान पर चौरागढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो ये है कुछ, अगर देखा जाए तो गोंड जो जनजाति इस तरीके से फैली हुई, मुख्यतः इस वाले क्षेत्र में गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन में है। अगर देखा जाए तो उस समय यहाँ पर ये दिल्ली सल्तनत है, ठीक है ना, और नीचे की तरफ विजयनगर साम्राज्य था, और ऊपर की तरफ जो आपका था बहमनी, जिसमें आपका ये देखो ये है गोलकुंडा। इधर की तरफ आपके बहमनी थे, जैसे आपका देखने मिलता है, ये गोलकुंडा हो गया, और ये हो गया गोंडवाना क्षेत्र, ये वाला जिसके बारे में बात कर रहे हैं अभी। ये हो गया बीदर, ये हो गया बीजापुर, ये हो गया बरार। ठीक है ना। ये मालवा है, ये मेवाड़ है, ये मारवाड़ है, ये सिंध है, ये गुजरात है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ये बंगाल हो गया, और ये कश्मीर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, निम्नलिखित में से किस स्रोत से विजयनगर के लोग अपनी आवश्यकताओं के लिए पानी प्राप्त करते थे? तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में स्थित था, साउथ में आपका विजयनगर साम्राज्य, और उत्तर की तरफ आपका बहमनी थे। तुंगभद्रा की अगर बात करें, तुंगभद्रा सहायक नदी कृष्णा की सहायक नदी है कृष्णा। और कृष्णा के साथ जब ये मिलती है तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में एक बांध का निर्माण करती कृष्णा नदी, उसका नाम है नागार्जुन सागर बांध, नागार्जुना सागर डैम। ये आपने याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो लिखा, विजयनगर में पानी की आवश्यकता तुंगभद्रा नदी द्वारा निर्मित प्राकृतिक बेसिन से पूरी की जाती थी। तुंगभद्रा नदी उत्तर पूर्वी दिशा में बहती है और आश्चर्यजनक ग्रेनाइट पहाड़ियों से घिरी हुई है। अगर ग्रेनाइट की बात करेंगे तो ये आपकी आग्नेय चट्टानों में आती है। ठीक है ना। जो मुख्यतः किससे बनी होती है, आपके लावा के डिकम्पोजिशन से बनी होती है। अच्छा, इससे लिखा हुआ है, इस प्रकार कई धाराएं नीचे की ओर बहती थी, तो इन चट्टानी बहिर्वाहों से नदी का निर्माण होता था। इन धाराओं के किनारे अलग अलग आकार के जलाशय बनाने के लिए तटबंध बनाए गए थे। ये वह वर्षा जल को संचय करने की व्यवस्था करते थे, क्योंकि यह प्रायद्वीप का सबसे शुष्क क्षेत्र था। 15वीं शताब्दी के शुरुआती वर्षों में एक टैंक बनाया गया था, जैसे आज के टाइम पे कमलापुर टैंक ये कहा जाता है। इस टैंक में पानी न केवल आसपास की खेती की सिंचाई करता था, बल्कि एक चैनल के माध्यम से शाही केंद्र तक भी पहुंचाया जाता था। टंकी के पानी का उपयोग आसपास के खेतों की सिंचाई के लिए किया जाता था। पानी की टंकी ने शाही केंद्र की जरूरतों को पूरा किया। हिरिया नहर, याद रखना, हिरिया नहर तुंगभद्रा नदी पर बने एक बांध से पानी खींचती है, जिसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, कौन सी नहर है यहाँ पे, हिरिया नहर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे नीचे की तरफ विजयनगर साम्राज्य, ऊपर इधर बहमनी साम्राज्य आपको पीले कलर में दिख रहा होगा, और बिल्कुल यहाँ पर जो बॉर्डर बनाती थी उसी नदी का नाम था आपका क्या, तुंगभद्रा नदी। ये आपने याद रखना है।
और यहाँ पर आपको दिख जाएगी, ये है कृष्णा, कृष्णा के साथ मिल जाती है। यहाँ पे गोदावरी है, ऊपर की तरफ तापी, नर्मदा और महानदी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट लिखा हुआ है, गंग वंश, राष्ट्रकूट और होयसल के संरक्षण के कारण किस धर्म ने पश्चिम और मध्य भारत में लोकप्रियता हासिल की थी? तो ये थे आपके जैन धर्म। जैन धर्म को संरक्षण दिया था उन्होंने। तो लिखा हुआ है जैन धर्म की अगर बात करें तो ऋषभ देव को प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है, पर याद रखना जैन धर्म में कहा जाता है कि कोई इसका संस्थापक नहीं है, ये चिरकाल से चलते हुए आ रहा है। तो ऋषभ देव को माना जाता है वैसे क्योंकि पहले क्या तीर्थंकर है, और कहा जाता है कि लगभग आज से 10 लाख साल पहले बोल सकते हैं ये थे। जैनों की अगर बात करें तो 24 तीर्थंकर हैं टोटल, और 24वें जिन्होंने बोल सकते हैं कि अपने पीक पे पहुंचाया था जैन धर्म को, वो थे महावीर स्वामी। आज से लगभग 2500 साल पहले उन्होंने अपने संदेश फैलाना स्टार्ट किया था। वो लिच्छवी के एक क्षत्रिय राजकुमार थे और वज्र संघ से संबंधित थे। नेक्स्ट बात, 30 वर्ष की आयु में घर त्याग की घटना होती है और 12 वर्ष तक इन्होंने कठिन तप किया था। उसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसके बाद इन्हें कैवलिन, जैसे ज्ञान को बोला जाता है जैन भाषा में कैवलिन कहा जाता है, संपूर्ण ज्ञान को कैवलिन कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। और एक चीज़ और है, और जो कैवलिन धारण करने वाला व्यक्ति होता है उसे कैवल्य कैवलिन कहा जाता है। कैवल्य धारण करने वाले व्यक्ति को कैवल्य संपूर्ण ज्ञान को कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो जैन मॉन्क होते थे वो कैवलिन होते थे। इसके अलावा अपनी ज्ञानेंद्रियों पे भी कंट्रोल कर लिया था किसने, महावीर स्वामी ने। तो उन्हें जितेंद्रिय जिन भी कहा जाता है, इस जिन वर्ड से आता है आपका जैन, ये आपने याद रखना है। अच्छा ठीक है, तो पश्चिम और मध्य भारत में गंगवंश हो गया, राष्ट्रकूट होयसल ने संरक्षण दिया था। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ आपके 23वें तीर्थंकर हैं, अजितनाथ आपके दूसरे तीर्थंकर हैं। अच्छा लिखा हुआ है, पूर्व जैन धर्म का मूल सिद्धांत जो शास्त्रों में निहित है, माना जाता है कि पूर्वाओं की उत्पत्ति पहले तीर्थंकर ऋषभ देव से हुई थी। हालांकि ये 14 पूर्व खो गए क्योंकि उन्हें उस समय याद किया गया था, मतलब श्रुति थी, बोल सकते हैं सुनकर आगे बढ़ाया जाता था ज्ञान को। भद्रभाव अगर देखा जाए तो जैन विद्वान जो एक सूत्र केवली भी थे, सभी सूत्रों का पाठ कर सकते थे। भद्रभाव आप जानते जैन धर्म में भद्रभाव जो थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, भद्रभाव के साथ ही श्रवण बेलगोला कर्नाटक में जाते हैं और वहाँ पे संलेखना पद्धति के द्वारा क्या कर देते हैं, प्राण त्याग देते। संलेखना एक प्रकार की पद्धति होती है जिसमें समाधि में बैठा जाता है और आपका खाना पीना छोड़ दिया जाता है। और तो भद्रभाव का संबंध है आपका दिगंबर से, ठीक है ना। और एक और आते स्थूल भद्र, और स्थूल भद्र का संबंध है श्वेतांबर से। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है आपके किसकी बात होती है, होयसल हो गए, या ईस्टर्न गंग डायनेस्टी यहाँ पे थी, काकतीय यहाँ पर थे और यादव यहाँ पर थे, ठीक है ना। ये 1200 ईडी के आसपास की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे तो बोल सकते हैं गौरी ने शासन कर लिया था, उसके बाद दिल्ली सल्तनत स्थापित होगी। चंदेल यहाँ पर थे, परमार यहाँ पर थे, सोलंकी गुजरात की तरफ थे, ठीक है ना। कलचुरी इस तरफ थे आपके मध्य भारत की तरफ, चेर चोल पांड्य नीचे की तरफ थे। अच्छा यहाँ पर देख लेते हैं, ये राष्ट्रकूट है, यहाँ की तरफ राष्ट्रकूट थे। नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित आगंतुकों में से रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की तुलना। तो रोम के साथ विजयनगर साम्राज्य की तुलना वो तब होती है जब शासक होते हैं कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय याद रखिए आप तुलुफ डायनेस्टी से थे। विजयनगर साम्राज्य में 4 आपको डायनेस्टी देखने मिलेंगी। एक देखने मिलेगी सबसे पहले संगम हरिहर बुक्का, उसके बाद देखने मिलेंगे सुलुफ, ठीक है ना। फिर उसके बाद देखने मिलेंगे सुलुफ, उसके बाद तुलुफ और उसके बाद अरिवेडु, ठीक है ना। तो ये जो व्यक्ति हैं ये कृष्णदेव राय के टाइम पे आए थे, ये थे डोमिंगो पायस। एक और आए थे उनके टाइम पे, बारबोसा। 2 व्यक्ति कृष्णदेव राय के टाइम पे आ रखे। कृष्णदेव राय के लिए तुजुक-ए बाबरी में बाबर की जो आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी हुई है, बाद में जाके इसका फारसी में अनुवाद है बाबरनामा, अकबर के शासनकाल के दौरान होता है। तो वो बताते हैं कि कृष्णदेव राय सबसे महान शासक थे उनके समय के। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ कि बाबर भी आपका 1530 में मृत्यु होती है उनकी, और कृष्णदेव राय की 1530 में मृत्यु हो जाती है। तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है। इब्न बतूता की बात करें तो ये उस समय जो शासक थे MBT मोहम्मद बिन तुगलक, तो उनके शासनकाल में भारत आए थे। ये मोरक्को के थे। मोरक्को आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका के इस वाले भाग में,
इस वाले क्षेत्र में। तो लिखा हुआ वह मोरक्को का रहने वाला था। उसने अपने जीवन के 30 साल उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी यूरोप, पूर्वी यूरोप, भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी चीन की यात्रा में बिताए थे। उसने अपनी किताब रहला, जैसे बोलते हैं तोहफ़ात उल नज़र फ़ी गरीब उल अमसर व अजीब उल असर, तो आप तोहफ़ात उल नज़र ही याद कर लो, ये से भी याद करने की जरूरत नहीं, तो रहला याद कर लो। तो उस समय वो हरिहर प्रथम के शासनकाल का वर्णन करते हैं, ये आपने याद रखना है। और जब ये मोहम्मद बिन तुगलक के कोर्ट में आए थे दिल्ली, तो इन्हें वहाँ का बोल सकते हैं आपका गाजी नियुक्त किया गया था। काजी बोलते हैं शायद से, काजी नियुक्त किया गया था, जो लॉ ऑफिसर होता है। पर 2 ही साल रहते, उसके बाद ये चले गए थे वहाँ से। रहला में आपका सती प्रथा का भी जिक्र इन्होंने किया है, ये आपने याद रखना है। तो रहला इब्ने बतूता द्वारा लिखित है। और याद रखना कि एमबीटी के टाइम पर ही हरिहर बुक्का नाम के जो 2 भाई होते हैं, एमबीटी के मरने के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं तुंगभद्रा नदी के दक्षिण में, और अपने बाप के नाम पे करते हैं, पिता के नाम पे करते हैं संगम। ठीक है ना। तो एमबीटी के टाइम पे क्योंकि इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है, तो इन दोनों भाइयों को, हरिहर और बुक्का को, इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बाद में ये क्या कर देते हैं, इस्लाम छोड़कर फिर से हिंदू धर्म क्या कर देते हैं, अपना लेते हैं। निकोलो दी कोंटी की अगर बात करें तो ये इटली के थे, और ये देवराय द्वितीय के टाइम पे आते हैं। देवराय द्वितीय भी आपके संगम वंश से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। तो लिखा है शासनकाल के दौरान विजयनगर साम्राज्य को दौरा किया था उसने। ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। एक अब्दुल रज्जाक भी आते हैं, तो ये देवराय द्वितीय के समय ही आए थे। शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत। अच्छा देख लीजिए, अब्दुल रज्जाक जो आपके हैं, तो ये फारस से आए हैं, और ये शाहरुख के राजदूत हैं। शाहरुख बेटे हैं किसके, तैमूर लंग के। और याद रखना कि जब खिरज खां शासक बनता है, तो सुल्तान की उपाधि नहीं लेता है, ठीक है ना, और अपने आप को मलिक ही कहलवाना पसंद करता है। ठीक है ना, मलिक कहलाना पसंद कर देता है, या सिपह सालार कहलाना पसंद करता है शाहरुख के नेतृत्व में, ये आपने याद रखना है। शाहरुख बेटा है तैमूर लंग का। अच्छा आगे चलते हैं, नेक्स्ट कौन आता है, नेक्स्ट नाम आता है निकेतिन का। ये रशिया के थे, तो याद रखना इनका जो बोल सकते हैं यात्रा वृत्तांत आपको देखने मिलता है मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में देखने मिलता है, जो बहमनी साम्राज्य के टाइम पे ये आए थे निकेतिन। उसके बाद आपके आते हैं लुडोविको डी वर्थेवा, तो ये इटली के थे, और इनका यात्रा वृत्तांत में मिस्र, भारत, सीरिया आदि ये घूम रहे थे उस टाइम पे। और मक्का के पवित्र तीर्थस्थल की भी इन्होंने यात्रा की थी, और मक्का की यात्रा करने वाले पहले ईसाई थे, ये आपने याद रखना है वर्थेमा। द्वाराता बारबूशा, तो ये किसके टाइम पे आते हैं, कृष्णदेवराय के टाइम पे आते हैं, ये आपने याद रखना है। पुर्तगाली लेखक थे, ठीक है ना। और विजयनगर को काफ़ी ज़्यादा फ्लरिश बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा कैसा था, मॉडर्न शहर था आपका। उसी टाइम पे आपके पायस भी आते हैं कृष्णदेवराय के टाइम पे, ये पुर्तगाली थे ये भी। फर्नांडो न्यूनीस आते हैं, तो ये अच्युत देव राय के टाइम पे आते हैं। आगे अच्युत देव राय, तो ये भी आपके तुलुक वंश के शासक थे। और मार्को पोलो की अगर बात करें तो लिखा हुआ है ये वेनिस के थे, और लिखा हुआ है इब्ने बतूता जो महान मध्यकालीन यात्री के समकक्षी माना जाता है। भारत आने वाले पुरुष व महिला दर्जियों को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गए थे, लेकिन वह उनसे अपने नाप का कोट बनवाने में विफल रहे। तो यहाँ की हैंड एम्ब्रॉयडरी में बोल सकते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्या बोल सकते हैं, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती थी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विजयनगर के शासकों ने वास्तुकला की एक नई शैली लोकप्रिय की थी, तो बिल्कुल सही है, द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत की शैली है, बिल्कुल सही है। और कृष्णदेव राय सहित विजयनगर के अधिकांश शासक सैफ थे, नहीं, आपने इस तरीके से याद रखना है। कृष्ण किसके अवतार है, कृष्ण अवतार है विष्णु के। तो एक्चुअल में इन्होंने जो बोल सकते हैं धर्म अपना रखा था वो वैष्णव था, तो आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट राइट है। तो लिखा हुआ है, जब मोहम्मद तुगलक दक्कन में अपनी शक्ति खो रहा था, तो 2 हिंदू राजकुमारों हरिहर बुक्का ने 1336, एक चीज़ याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 है, और 1348 में 12 साल बाद, नहीं सॉरी 11 साल बाद 1347 है, 1347 में बहमनी साम्राज्य भी बन जाता है। तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में के क्षेत्र में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करते हैं। विजयनगर इसलिए रखा था क्योंकि उन्होंने जीता था, तो इसलिए विजयनगर साम्राज्य उसका नाम रखा गया। सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, वो तुलुक डायनेस्टी से आते हैं, याद रखना संगम से नहीं आते। इन्होंने जितने भी युद्ध लड़े उन सभी में वह सफल रहे। कृष्णदेव राय की बात हो रही। कृष्णदेव राय ने पश्चिमी देशों के साथ व्यापार को प्रोत्साहित किया। पुर्तगालियों के साथ उनके सौहार्दपूर्ण संबंध थे, इसलिए चाहे बारबोस हो चाहे पायस हो, इन्हीं के टाइम पर आए थे, जिन्होंने उस समय भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार केंद्र स्थापित किए थे। वह न केवल एक महान योद्धा थे बल्कि एक नाटककार, शिक्षा के महान संरक्षक थे। और इनकी एक किताब है अमुक्तमाल्यद, जो इनके द्वारा लिखित है, तो ये आप लिख लेना। अमुक्तमाल्यद के लेखक कौन है, कृष्णदेव राय, और ये तेलुगु भाषा में लिखी हुई है, ये आपने याद रखना है। अच्छा, वैष्णव होने के बावजूद भी वह सभी धर्मों का सम्मान करते थे, तो देख लो यहाँ से पता लग जाता है, वैसे नाम से पता कर लेना आप।
विजयनगर साम्राज्य का पतन 1529 में कृष्णदेवराय की मृत्यु के साथ ही स्टार्ट हो जाता है और 1565 में राज्य का अंत हो जाता है जब आदिल शाही, निजाम शाही, कुतुब शाही, बारिद शाही डायनेस्टी एक साथ मिलकर तालीकोटा के युद्ध, जिसे राक्षसी तांगणी वॉर भी कहते हैं, लगभग विजयनगर साम्राज्य को कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। विजयनगर के शासक महान निर्माता थे। इस अवधि के दौरान महलों, मंदिरों, विशाल हॉल जिन्हें महामंडप कहा जाता था, टावर, सार्वजनिक भवन, बांधों, टैंकों और नहरों का निर्माण ये करते थे। विजयनगर के शासकों ने वास्तुकला की एक नई शैली को लोकप्रिय बनाया था जिसे द्रविड़ शैली कहा जाता है। विजयनगर वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं लंबे राय गोपुरम, गोपुरम बोला जाता है प्रवेश द्वार को, ये काफ़ी बड़े होते थे, और कल्याण मंडपम का निर्माण किया था। मंडप बोला जाता था मंदिर को, जैसे उत्तर भारत में नागर शैली फेमस थी, तो मंडप अलग होता था। मंडप क्या होता था, गर्भगृह के बाहर होता था, सभागृह होता था। खंभों पर चित्रित होने वाले सबसे आम जानवर घोड़ा था। विजयनगर राजाओं की अवधि के दौरान हम्पी, याद रखना विजयनगर को आज के टाइम पे हम्पी बोला जाता है, और हम्पी आपको किस नोट पे देखने को मिलता है, 50 के नोट पे। श्रृंगेरी हो गया, श्रृंगेरी मठ आप जानते हैं, तिरुपति, कालाहस्ती, नंदी, कोलार, श्रीशैला आदि मंदिरों का निर्माण इन्होंने करवाया था, द्रविड़ शैली में निर्मित है। विजयनगर के बेहतरीन मंदिर हम्पी हैं, जिसे विश्व धरोहर शहर के रूप में नामित किया गया था। मंदिर की वास्तुकला का विजयनगर शैली की महत्वपूर्ण विशेषता अखंड स्तंभ, अलंकृत कंगन और दीवारों के बाहरी हिस्से की सजावट है। वीरभद्र मंदिर और लेपाक्षी मंदिर की पेंटिंग विजयनगर के चित्रकारों की उत्कृष्टता को दर्शाती है। विजयनगर के शासकों ने विभिन्न मंदिरों की दीवारों पर रामायण और महाभारत की कहानियां अंकित की थी। तो वीरभद्र मंदिर और लेपाक्षी मंदिर। अब बात करते हैं नागर शैली, द्रविड़ शैली और बैसर शैली की, जो मंदिर स्थापत्य कला की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। तो नागर शैली की अगर बात करें तो हिमालय से लेकर और विंध्य की पहाड़ियों तक आप देखेंगे बीच में आपकी नर्मदा नदी बहती है, तो नर्मदा के ऊपर वाला क्षेत्र आपका विंध्य कहलाता है और नीचे वाला क्षेत्र आपका सतपुड़ा कहलाता है। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि नर्मदा नदी को कहा जाता है कि ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत में क्या करती थी, सीमा बनाती थी। तो भाई ठीक है, हिमालय से लेकर विंध्य तक नागर शैली प्रचलित थी। कृष्णा और कावेरी नदी के बीच का जो क्षेत्र था, कावेरी आपकी बोल सकते हैं ब्रह्मगिरी हिल्स, कर्नाटक से निकलती है और ये तमिलनाडु की तरफ चली जाती है। तो और पैरनियल रिवर है, मतलब कैसी बारहमासी रिवर है। तो कृष्णा से कावेरी में द्रविड़ शैली का ज़्यादातर आपको विस्तार देखने को मिलता है। बेसर शैली इन दोनों के बीच बोल सकते हैं है, मतलब इन दोनों का मिक्सचर है, और ये आपको विंध्य पहाड़ों से लेकर कृष्णा नदी तक का क्षेत्र देखने को मिलेगा। ठीक है ना, तो ये नागर शैली के मंदिर है, ठीक है ना, और ये आपके द्रविड़ शैली के मंदिर है इधर, ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो मंदिर होते थे ना, जो मंदिर जो होते थे उनसे बड़ा जो होता था वो गोपुरम होता था, मतलब जो प्रवेश द्वार होता था वो बड़ा होता था, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देखेंगे नागर शैली में जो शिखर होता था, इसे शिखर कहा जाता है, हमारे यहाँ पर शिखर कहा जाता है उत्तर भारत में, और यहाँ पे विमान कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना, और ये बेसर शैली दोनों का क्या है, मिक्सचर है। तो नागर शैली के बारे में पढ़ लेते हैं। इस शैली के सबसे पुराने उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों में विशेषकर देवगढ़ के दशावतार मंदिर और भीतरगांव के ईंट निर्मित मंदिर से मिलते हैं। नागर शैली की 2 प्रमुख विशेषताएं थी, एक इसकी विशिष्ट योजना और दूसरा था इसका विमान। इसकी मुख्य भूमि आयताकार थी, ये आपने याद रखना है, जिसके बीच में 2 क्रमिक विमान होते थे, जिनके चलते इसका पूर्ण आकार तिकोना होता था। यदि दोनों पार्श्वों में एक एक विमान होता था तो इसे त्रिरथ कहा जाता था। 2 विमान के मध्य होने पर सप्तरथ और 4 विमान होने पर नवरथ कहा जाता था। मतलब एक तरफ की जो दीवार होती थी, अगर इस तरीके से मान के चलो, इस तरीके से मान के चलो ये, और इस तरीके से, तो ये अगर जैसे 1, 2 और 3, तो इसे त्रिरथ कहा जाता था। अधिकतर जो मंदिर देखने को मिले वो 3 रथ, 5 रथ, 7 रथ या 9 रथ में देखने को मिलते हैं आपके। ठीक है ना, ये विमान मध्य भाग से लेकर मंदिर के अधिक अंतिम ऊंचाई तक बनाए जाते थे। विमान मतलब शिखर। मंदिर के सबसे ऊपर शिखर होता था, याद रखना, और नागर मंदिर के शिखर को रेखा शिखर भी कहते हैं। नागर मंदिरों में 2 भवन होते थे, एक गर्भगृह जो अंदर होते, जहाँ पर बोल सकते हैं जो क्या होते थे, देव या देवी होती थी, उनकी मूर्तियाँ स्थापित की जाती। दूसरा होता था मंडप, जो सभागृह होता था बाहर से उसके, और बीच का जो भाग होता था जो कनेक्ट करता था गर्भगृह को मंडप से, उसे अंतराल कहा जाता था। ये भी आप याद रखना। तो गर्भगृह क्या होता था, ऊंचा होता था, मंडप क्या होता था, छोटा होता था। गर्भगृह के ऊपर एक घंटाकार संरचना होती थी जिसमें मंदिर की ऊंचाई बढ़ जाती थी। इसके ऊपर आपका जानते हो कलश की स्थापना की जाती है शिखर के ऊपर। नागर शैली के मंदिर में 4 कक्ष होते थे, गर्भगृह, जगमोहन। जगमोहन आपको देखने को मिलता है थोड़ा सा पूर्व की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जगमोहन कहा जाता है शिखर वाले भाग को। नाट्य मंदिर होता था और भोग मंदिर होता था। प्रारंभिक नागर शैली के मंदिरों में स्तंभ नहीं होते थे। 8वीं शताब्दी आते आते नागर शैली में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नए लक्षण भी प्रकट हुए। बनावट में कई कई विविधताएं आई, जैसा कि हम जानते हैं कि शैली का विस्तार उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में बीजापुर तक और पश्चिम में पंजाब से लेकर पूर्व में बंगाल तक था। इसलिए स्थानीय विविधता का आना अनपेक्षित था, मतलब होना जरूरी था। फिर भी तिकोनी आधार भूमि और नीचे से
ऊपर की तरफ घटता हुआ शिखर, मतलब नीचे की तरफ चौड़ा होगा, ऊपर की तरफ कैसा हो जाएगा, संकरा हो जाएगा, आकार सर्वत्र एक जैसा ही था। भुवनेश्वर में जो लिंगराज मंदिर है वो एक अच्छा एग्जाम्पल बोला जा सकता है किसका, नागर शैली का। द्रविड़ शैली की अगर बात करें तो दक्षिण और दक्कन के मंदिरों से इसका संबंध है। कुछ पुराने नमूने उत्तर भारत और मध्य भारत में भी पाए गए, जैसे लाड़ खान का पार्वती मंदिर, एहोल का कोंटगुड़ी और मेघुती मंदिर। द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता इसका पिरामिडिया विमान था। वहाँ पर आपका तिकोणिया देखने को मिलता है, क्योंकि बेस आपका कैसा था, आयताकार था, ये पिरामिड शेप का है। इस विमान में याद रखना, यहाँ पे शिखर को विमान कहा जाता है। विमान में मंजिल पर मंजिल होते थे, जो बड़े से ऊपर की ओर और छोटे होते चले जाते थे, और अंत में गुंबदाकार आकृति होती थी, जिसका तकनीकी नाम स्तूपी या स्तूपिका होती थी। समय के साथ द्रविड़ मंदिरों के विमानों के ऊपर मूर्तियां आदि की संख्या बढ़ती चली गई। द्रविड़ मंदिरों में एक आयताकार गर्भगृह होता है, जिसके चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ होता है। द्रविड़ मंदिरों के समय के साथ कई विशेषताएं जुड़ती चली गई। स्तंभ पर खड़े बड़े कक्ष एवं गलियारे एवं विशाल काय गौपुर, मतलब द्वार। द्रविड़ शैली के दो प्रमुख लक्षण थे। इस शैली में मुख्य मंदिर के 4 से अधिक पार्श्व होते थे। मंदिर का शिखर और विमान कैसा होता, पिरामिड शेप का होता था। द्रविड़ीय स्थापत्य में स्तंभ और प्लास्टर का प्रचुर प्रयोग किया जाता था। यदि इस शैली में कोई शिव मंदिर है तो उसके लिए अलग से नंदी मंडप भी बनाया जाता था, और विष्णु मंदिरों में गरुड़ मंडप बनाया जाता था। उत्तर भारत मंदिरों के विपरीत दक्षिण भारतीय मंदिरों में 4 दीवारी होती है, ये देखो एक खासियत है। और एक जलाशय का निर्माण भी होता है। द्रविड़ शैली में जलाशय का निर्माण भी किया जाता था। कांची में स्थित कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ स्थापत्य का प्रमुख उदाहरण है। यह मंदिर राज सिंह और उसके बेटे महेंद्र तृतीय द्वारा बनाया गया था। बेसर शैली आती है तो ये मध्यकाल में देखने को मिलती है। मिश्रित शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैलियों को दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। बेसर शैली के उदाहरणों में दक्कन भाग में कल्याणी के परवर्ती चालुक्यों तथा होयसल के द्वारा बनाए गए मंदिर प्रमुख हैं। इसमें द्रविड़ शैली के अनुरूप विमान होते हैं। देखो, द्रविड़ शैली के अनुरूप विमान होते हैं, पर ये विमान एक दूसरे से द्रविड़ शैली की तुलना में कम दूरी पर होते हैं, जिसके फलस्वरूप मंदिर की ऊंचाई में कुछ कमी रहती है। बेसर शैली में बौद्ध चैत्यों के समान अर्धचंद्राकार संरचना भी देखने को मिलती है, जैसे एहोल का दुर्गा मंदिर। मध्य भारत और दक्कन में स्थान स्थान पर बेसर शैली के कुछ अंतर भी पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए पापनाथ मंदिर और पट्टक्कल मंदिर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमनी साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुतुब शाही डायनेस्टी संस्थापक, नहीं, कुली कुतुब शाह नहीं थे, 5वें थे शायद से, 5वें शासक थे। अच्छा, आदिल शाही, यूसुफ शाह, बिल्कुल सही है। निज़ाम शाही डायनेस्टी, अहमद शाही, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड इज द राइट आंसर। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, हसन गंगू, अगर बहमनी साम्राज्य की बात की जाती है तो बता दिया था मैंने आपको कब स्टार्ट हुआ था ये। तो ये आपको देखने को मिलता है 1400 नहीं 1347 में स्टार्ट हो जाता है। तो हसन गंगू बहमनी को बहमनी साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। उनका राज्य अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। इसमें गुलबर्गा में अपनी राजधानी के साथ साथ गुलबर्गा राजधानी थी, और कृष्णा नदी तक पूरा दक्कन शामिल था। 1482 में मोहम्मद शाह तृतीय की मृत्यु के बाद बहमनी साम्राज्य, याद रखना मोहम्मद शाह तृतीय, जिसके टाइम पे कौन आया था यार, वो निकेतन आया था, ठीक है ना, तो रूस से। तो 5 में हो जाता है गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये बरार है, और बीदर, अबीदर हो गया। अच्छा, गोलकुंडा जो थी वो कुतुब शाही डायनेस्टी के से रिलेटेड थी। बीजापुर की अगर बात करें आदिल शाही, अहमदनगर की अगर बात करें तो निज़ाम शाही, बरार की बात करें तो बोल सकते हैं यहाँ पर जो था, बरार की अगर बात करें तो बरार में आपको देखने को मिलता था बीदर। तो बीदर में तो कौन सा था, बरीद शाही डायनेस्टी थी, और बरार भाई इमाद शाही डायनेस्टी, इमाद शाही डायनेस्टी, तो ये याद रख लेना। तो ये लिखा हुआ। राजवंश की अगर बात करें राजधानी और संस्थापक, तो आदिल शाही डायनेस्टी बीजापुर राजधानी, और यूसुफ शाह के उनके संस्थापक थे। निज़ाम शाही डायनेस्टी अहमदनगर राजधानी, और मलिक अहमद शाह बहरी, ये इसके क्या थे, संस्थापक थे। इमाद शाही डायनेस्टी बरार में है, फतुल्ला इमाद उल मुल्की, और कुतुब शाही गोलकुंडा। और ये देख लेना, हमें लगता है कुली कुतुब शाह नहीं, उनका नाम था कुबशाह प्रथम, या कुली कुतुब बोल सकते हैं मुल्क, ये नाम याद रखना। बरीद शाही बीदर, कासिम बरीद। तो लिखा हुआ है कुली कुतुब मुल्क 1445 लेकिन 1543, कुतुब शाही डायनेस्टी बोल सकते हैं वंश का के संस्थापक थे। मोहम्मद कुली कुतुब शाह गोलकुंडा के कुतुब शाही वंश के 5वें सुल्तान थे। उन्होंने हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, याद रखना। कुली कुतुब शाह ने चार मीनार की भी स्थापना की कर रखी उन्होंने। अच्छा, नेक्स्ट आता है, विजयनगर साम्राज्य संबंधित निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही नहीं है। साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था, सही है। सिंहासन उत्तराधिकार के लिए वंशानुगत सिद्धांत का पालन किया गया था, सही है। विजयनगर साम्राज्य, अच्छा ये भी देखने को मिलता था, एक पैटर्न देखने को मिलता था कि विजयनगर साम्राज्य के जो शासक होते थे वो अपने भाइयों को भी क्या करते थे, शासन में रखते थे। मतलब अगर खुद की मृत्यु हो गई तो भाई भी शासन कर सकता था।
जरूर नहीं कि पुत्री करेगा। विजयनगर समाज में जाति व्यवस्था का कोई संदर्भ नहीं, ये गलत हो गया। बिल्कुल था, कृषि लोगों का मुख्य व्यवसाय है, तो ये तो सही है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा गलत है, तो भाई जाति व्यवस्था बिल्कुल थी। तो पढ़ लेते हैं। देखो, विजयनगर साम्राज्य के तहत प्रशासन अच्छी तरह से संगठित था। राजा को कार्यकारी, न्यायिक और विधायी मामलों में पूर्ण अधिकार प्राप्त थे। वह याचिका के सर्वोच्च न्यायालय थे। सिंहासन का उत्तराधिकार वंशानुगत सिद्धांत पर आधारित था। कभी कभी सिंहासन हड़पने का सिलसिला सुलभ नरसिंह, जो संगम वंश को समाप्त करके बाद में जाके सुलभ बोल सकते हैं राजवंश की स्थापना करते हैं। साम्राज्य को विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों में विभाजित किया गया था। जैसे मंडल होता था, नाडु होता था, स्थल होता था, ग्राम। तो ग्राम से बड़ी इकाई स्थल, स्थल से बड़ी नाडु, नाडु से बड़ी मंडल। अच्छा, अल्लासानी पैदाना और अपने मनुचरितम में विजयनगर साम्राज्य में 4 जाति व्यवस्था की बात करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इससे पता लगता है कि जाति व्यवस्था थी। विदेशी यात्रियों के जो लेख हैं उससे भी इससे पता लग जाता है, और वो बताते हैं कि दुनिया का सबसे धनी क्षेत्रों में से एक था विजयनगर। कृषि लोगों का क्या था, मुख्य व्यवसाय था। विजयनगर शासकों ने सिंचाई की सुविधा प्रदान करके और विकास को प्रोत्साहन प्रदान किया था। तुंगभद्रा जैसी नदियों के पास कई सारी नई टंकियां और बांध का निर्माण भी उन्होंने करवाया था। बैमनी साम्राज्य को बेहतर प्रशासन के लिए कई प्रांतों में विभाजित किया गया था। बैमनी साम्राज्य में प्रांतों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है, तो प्रांतों के लिए यूज़ करते थे तरफ, ये आपने याद रखना है। और उसका जो बोल सकते थे चलाने वाला व्यक्ति होता था वो तरफदार होता था। तो लिखा हुआ है, बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत में दक्कन का एक मुस्लिम राज्य था। महान मध्ययुगीन भारतीय राज्यों में से एक था। यह दक्षिण भारत में पहला स्वतंत्र इस्लामी साम्राज्य था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने की थी। 1463 में मोहम्मद शाह 9 साल की उम्र में सुल्तान बने, और मोहम्मद गवान शिशु शासक के रिजेंट भी बन गए थे। मोहम्मद गवान के सक्षम नेतृत्व में बहमनी साम्राज्य काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, मोहम्मद गवान ये प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, ठीक है ना, किसके, शासक के। तो ये आपने याद रखना है, और इनकी हत्या कर दी जाती बाद में। मोहम्मद गवान में प्रशासन में सुधारवाद, वित्त को व्यवस्थित किया था, सार्वजनिक शिक्षा को प्रोत्साहित किया था, राजस्व प्रणाली में सुधार किए थे, सेना को अनुशासित किया और भ्रष्टाचार को समाप्त किया। सुल्तानों ने एक सामंती प्रकार के प्रशासन का पालन किया। राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया, जिन्हें तरफ कहा जाता था। ये देख लीजिए, प्रांतों को क्या बोला जाता था, वहाँ पे तरफ कहा जाता था। तरफदार या अमीर तरफ, ये नियंत्रण करने वाले कौन होते थे, राज्यपाल होते थे। तो ठीक है, ऊपर की तरफ मैंने बता दिया, ये आपका कौन सा बहमनी साम्राज्य है। इसमें आज का आपका गोलकुंडा, ये बीदर, बरार, आपका अहमदनगर और बीजापुर वाला क्षेत्र आता था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, काकतीय वंश के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लिखा, काकतीय वंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश की तरह था, बिल्कुल सही है। हैदराबाद में गोलकुंडा का किला भी काकतीय राजवंशों द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल सही है। काकतीय वंश सातवाहनों के बाद पूरे तेलुगु क्षेत्र को एक नियम के तहत लाने वाले दूसरे राजवंश थे, बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा, सारे सही है। लिखा हुआ है, काकतीय वंश एक दक्षिण भारतीय राजवंश था, ठीक है, तेलंगाना मध्य प्रदेश की तरफ था। 12वीं-13वीं शताब्दी सातवाहनों के क्या थे, ये बोल सकते हैं, सातवाहनों के बाद ये शासन करते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र में, और इनकी राजधानी थी औरगुल्लू। तो सातवाहनों के बाद आए थे। तेलुगु इतिहास का स्वर्णिम काल काकतीय वंश को बोला जाता है। और तेलंगाना में गोलकुंडा का किला काकतीय शासकों द्वारा बनाया गया था। हनमकुंडा में हजार स्तंभ मंदिर, पालमपेट में रामप्पा मंदिर, याद रखना काकतीय डायनेस्टी द्वारा बनाया गया है। जैसे रामप्पा मंदिर आप जानते हैं, तो रामप्पा मंदिर जो है इसे काकतीय रुद्रेश्वर टेम्पल ही बोलते हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की 39वीं, ठीक है ना। तो वारंगल का किला, ठीक है, घनपुर में कोटा गुल्लू काकतीय राजवंश द्वारा वास्तुकला की विशेष शैलियों के उदाहरण है। रुद्रमा देवी बहुत इंपॉर्टेंट शासिका, इन पे पिक्चर भी बनी साउथ में। काकतीय वंश की क्या थी, शासिका थी, महान शासिका थी। तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको काकतीय। होयसल मंदिर वास्तुकला की शैलियों में से किसका आदर्श उदाहरण है। तो होयसल जो थे वो बेसल शैली से संबंधित थे, मतलब बेसर शैली का इन्होंने इस्तेमाल किया था मंदिर निर्माण में। होयसल की बात करें इस तरफ थे। तो लिखा हो, बेलूर, हलेविडु, सोमनाथपुरा, होयसल मंदिर बेसल शैली के प्रमुख उदाहरण है। होयसल मंदिर में बताया था दोनों का मिश्रित रूप है, नागर शैली और किसका, आपका द्रविड़ शैली का। तो होयसल मंदिर अब यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में प्रस्तावित है। देश में मंदिरों के 2 व्यापक क्रम, उत्तर में नागर और द्रविड़, दक्षिण में द्रविड़ के रूप में जाने जाते हैं। कई बार मंदिरों की बेसल शैली को भी एक स्वतंत्र शैली के रूप में पाया जाता है, जिसमें नागर और द्रविड़ के चुनिंदा मिश्रणों के माध्यम से बनाया जाता है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।